नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों और साथियों, जीव जगत में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर जीव जगत के जितने भी क्वेश्चंस लगभग जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत कराए जाएंगे। उसमें 4 ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। प्रत्येक ऑप्शन का आप लोगों को आंसर ढूंढकर मारना है। ये सभी आप सभी लोग अपने अपने बुक पर, कॉपी पर और पेन को लेकर तैयार रहेंगे और उसमें अपना ऑप्शन डालते रहेंगे और इसको वीडियो को देखेंगे, ऑप्शन को मारते जाएंगे और देखेंगे, अपने आप को आंकेंगे कि कितना सवाल आप लोगों ने सही किया है और कितना गलत किया है। और इस वीडियो को तब तक देखते रहिएगा जब तक कि आप परफेक्ट पूरा 100% आप कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, या कर ले रहे हैं, तब तक आप देखकर छोड़ दीजिएगा इसके बाद। लेकिन तब तक आप लोग इस वीडियो को रिन्यूअल करके देखते रहिएगा ताकि आपका ये लेसन कंप्लीट हो सके। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग लेकर चलते हैं। देखिए हमारे स्क्रीन के सामने जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन दिया गया है, स्थिर जाति संकल्पना किसने प्रस्तावित की। तो पहला ऑप्शन दिया है डी कैन डाले, दूसरा ऑप्शन लिनियस, तीसरा ऑप्शन थियोफ्रेटस और चौथा ऑप्शन जो है डार्विन है। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पहला क्वेश्चन का जो पहला आंसर है ये ऑप्शन बी लिनियस को आंसर जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिनियस को आंसर मारेंगे। यह आपके लिनियस महोदय जी हैं इस क्वेश्चन के आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया है नई वर्ग की न्यू सिस्टमैटिक शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था। ये देखिए चार ऑप्शन है। नई वर्ग की शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था, यानी कि इंग्लिश में न्यू सिस्टमैटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो ये आपके सामने 4 आंसर है, क्वेश्चन है। एक तो बेंथम तथा हुकर, दूसरा लिनियस और चौथा जूलियन हेक्सले और पांचवा एपीडे कैन डाले। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर सी है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है सी है। जूलियन हेक्सले ने इसका मतलब सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दिया है बेंथम तथा हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण है। 4 ऑप्शन दिया है, ए कृत्रिम, बी प्राकृतिक और सी जातिवृत्ति और डी जो दिया है संख्यात्मक। अब जल्दी से बताइए इन चारों क्वेश्चनों में, चारों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो उत्तर है वह है प्राकृतिक, ये आंसर सही होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति सर्वप्रथम किसने दिया था। वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति सर्वप्रथम किसने दिया था। 4 ऑप्शन है लिनियस, डी कैंडाले, प्लिनी द इडलर, बेंथम तथा हुकर। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन जाएगा, यह ऑप्शन आप लोगों का होगा सी, प्लिनी द इडलर। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया है लिनियस द्वारा उपयोग की गई वर्गीकरण की पद्धति थी। लिनियस द्वारा की उपयोग की गई वर्गीकरण पद्धति थी। तो पांचवा का ऑप्शन दिया है 4 प्राकृतिक, बी कृत्रिम, सी जातिवृत्ति और डी अलैंगिक। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कौन सा क्वेश्चन इसका आंसर सही होगा। इसका आंसर जो है यह बी ऑप्शन इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को बिल्कुल मजा आएगा, ठीक है, बस मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया लिनियस ने नामकरण की एक पद्धति का विकास किया जिसे कहते हैं। 4 ऑप्शन है, एक नाम पद्धति, वर्नाकुलर, विनाम पद्धति और बहुनाम पद्धति। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों और साथियों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विनाम पद्धति है। अगला क्वेश्चन, टेक्सोनॉमी या वर्गीकरण की आधारभूत इकाई सबसे छोटी इकाई है। टेक्सोनॉमी या वर्गीकरण की आधारभूत इकाई या सबसे छोटी इकाई है। 4 ऑप्शन इसमें भी हैं, जाति, जगत, फैमिली और वैरायटी। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है यह आपका 7 का ए जो होगा, आंसर आपका ए है, जाति। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया एक टेक्सॉन है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 जो है एक टेक्सॉन है, तो यह क्या है। पहला क्वेश्चन नंबर 8 का एक टेक्सॉन है, तो यह संबंधित परिवार के समूह से, संबंधित जाति के समूह से, एक प्रकार के जीवित जीव और किसी भी रैंक के टैक्सॉन के समूह। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा भाई। देखिए इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इस 8 का जो आंसर है यह डी आंसर जो है आपका सही होगा। किसी भी रैंक के टैक्सॉन के समूह जो हैं, ठीक है, एक टैक्सॉन से एक टैक्सॉन है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है दिया है मानव में सुधार के लिए आनुवांशिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग कहलाता है। मानव में सुधार के लिए आनुवांशिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग कहलाता है। जल्दी बताइए क्या होगा। ऑप्शन बताइए भाई। 9 का यूफेनिक्स, यूजेनिक्स, यूफेनिक्स, एथनोलॉजी। तो 9 का जो आंसर है वह बी आपका आंसर जाएगा, यूजेनिक्स। अगला क्वेश्चन फटाक से 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है
तो भाई जीवाश्म विज्ञान, सरीसृप विज्ञान, सोरोलॉजी और जैविक विकास। तो मेरे भाई इसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है पौधों या जंतुओं के समूह जो समान लक्षण लिखा गया है, लक्षण वाले किसी रैंक के होते हैं उसे कहते हैं। भाई अभी अभी पढ़े हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को याद कर लेते हैं एक बार फिर से। देखिए इसका जो ऑप्शन है वह डी ऑप्शन पर जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन यानी कि टैक्सॉन पर जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़े थे, ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं, ये डी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है आधुनिक समय में वर्गीकरण का सबसे मुख्य आधार क्या है। आधुनिक समय में वर्गीकरण का जो सबसे मुख्य आधार है वह क्या है। देखिए जो आधुनिक समय में वर्गीकरण का सबसे मुख्य आधार, इसमें 4 ऑप्शन दिया है। आकार की में समानता, एनाटॉमी और कार्की लक्षण, प्रजनन के लक्षण, मेरुदंड की उपस्थिति या अनुपस्थिति। तो इन चारों ऑप्शनों में मुझे लग रहा है, जल्दी बताइए आप लोग। देखिए इसका जो आंसर है यह आप लोगों को बी इसका राइट आंसर है, एनाटॉमी और कार्की लक्षण, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है पारिभाषिक शब्द संघ यानी कि फाइलम किसने दिया था। तो 4 यहाँ पे हैं, क्यूवियर, हैकल, थियोफ्रेटस और लिनियस। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन होगा वह राइट ऑप्शन जो होगा वह है ए, क्यूवियर को जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन टेक्सोनॉमिक श्रेणी का क्रम है। तो देखो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये पेपरों में आ चुका है, ठीक है। वर्ग, संघ, ट्राइब्स, गण, कुल, वंश, जाति, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन प्रभाग, वर्ग, कुल, ट्राइब्स, गण, वंश, जाति। तीसरा प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, ट्राइब्स, वंश, जाति। और चौथा संघ, गण, वर्ग, ट्राइब, कुल, वंश, जाति। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन होगा वह ऑप्शन जो है आंसर सी इज द राइट आंसर। प्रभाग पहले होगा, वर्ग होगा, उसके बाद गण, कुल, ट्राइब, वंश और जाति, ठीक है। इस तरह से ये ऑप्शन आपका सही होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है नामकरण। नामकरण की द्विनाम पद्धति का अर्थ है। नामकरण की द्विनाम पद्धति का अर्थ है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। एक नाम 2 वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया हो। बी ऑप्शन एक वैज्ञानिक नाम जो वंश जाति से बना हो। 2 नाम, एक लैटिनाइज्ड दूसरा आदमी का, और इसमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 का। जल्दी उत्तर बताइए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर आ रहा है यह सबसे सटीक आंसर जो है बी जो है, ठीक है, ये है आपका एक वैज्ञानिक नाम जो वंश जाति से बना है, ठीक है। तो ये नामकरण की द्विनाम पद्धति का अर्थ है। अब अगला हम क्वेश्चन चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है देखिएगा भाई, लिनियस को किस लिए क्रेडिट मिला है। क्वेश्चन नंबर 16, लिनियस को किस लिए क्रेडिट मिला है। तो ऑप्शन पे जाइए, 4 ऑप्शन है। द्विपदनाम पद्धति, बायोजेनेसिस के सिद्धांत, माइक्रोस्कोप के आविष्कार, रुधिर परिसंचरण की खोज। तो आइए चलते हैं, इसमें 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उस ऑप्शनों में ये जो है द्विनाम पद्धति का वर्गीकरण, ठीक है, इस द्विनाम पद्धति इस आधार पर लिनियस को क्रेडिट मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरू हुई थी। तो यहाँ पर डी ब्रिस, बी कैरोलिनस, लिनियस और हेक्सले और जॉन रे। तो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन के आधार पर इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से आप लोग आंसर दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर, कैरोलस, लिनियस। अगला क्वेश्चन 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जाति। और इस टाइप के क्वेश्चनों में जल्दी से जल्दी आगे देखिए, जैव विकास की इकाई है, जैव विकासीय इतिहास के वृक्ष की इकाई है, जैव विकास का विशेष वर्ग है, जैव विकास से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जो होगा वह जल्दी से बताइए भाई। 4 ऑप्शन तो आपके सामने हैं, तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ये जो है जैव विकास की इकाई है, ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला चलते हैं, अगला जो है अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन जातिवृत्तीय वर्गीकरण आधारित है। जातिवृत्तीय वर्गीकरण आधारित है, उपयोग पद्धति, स्वभाव, संपूर्ण समानता और सामान्य जैव विकासीय वंशज। इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन का आंसर होगा वह डी को जाता है, सामान्य जैव विकासीय वंशज। चलते हैं भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, द्विनाम पद्धति में 2 शब्द होते हैं, वंश तथा जाति, गण तथा कुल, कुल तथा वंश, जाति तथा वैरायटी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जल्दी से 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आप लोग ढूंढ कर बताइए मेरे दोस्तों कि वो ऑप्शन कौन सा होगा। तो क्लिक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वंश तथा जाति। द्विनाम पद्धति में 2 शब्द होते हैं, वंश तथा जाति का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन कह रहा है बिना जाति वृत्ति का, पहले ही बिना लगा दिया, जाति वृत्ति के वर्गीकरण वर्ग की बिना मांस के हड्डी के समान है, यह किसने कहा।
देखिए कोई वैज्ञानिक होंगे, 4 वैज्ञानिक इन्होंने दिया है, ओस्टवाल्ड टैक्टिपो, जॉन हचिंसन, तख्ताजन और बेंथम तथा हुकर। तो इसमें से सबसे सटीक जो आंसर दिया गया है वह तख्ताजन, ठीक है, तख्ताजन। तो ये क्वेश्चन का आंसर है सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन 22 पर चलते हैं। एक सिंपैटिक जनसंख्या जो बाह्य संरचना में समान लेकिन उनके बीच आपस में प्रजनन नहीं होता है उसे कहते हैं। इसमें जो 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन जो दिया है ए क्लिन्स, दूसरा डिम्स, तीसरा क्लोन और चौथा जो दिया है सिबलिंग जाति, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसका जो ऑप्शन होगा यह डी आंसर इज द राइट आंसर। सिबलिंग जो जाति होती है, ठीक है, इसमें जो है कहा जाता है मतलब एक सिंपैट्रिक जनसंख्या जो बाह्य संरचना में समान होती है लेकिन उनके बीच आपस में प्रजनन नहीं होता है उसे सिबलिंग जाति कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 23वां पर चलते हैं हम लोग। 23 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 5 संघ के वर्गीकरण पद्धति में किसी एक संघ में नीले हरे शैवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु तथा मीथेनोजेनिक आर्की जीवाणु आते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, फंजाई, प्लांटी, प्रोटिस्टा, मोनोरा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा जल्दी से बताइए, हमें जल्दी से फटाक से बताइए आप लोग, हमें नहीं तो अपने आप को बताइए, लेकिन ज़रूर बताइए। देखिए गलत हो या सही, ठीक है, ये आपका आंसर इसका जो है मुनेरा आंसर आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 जल्दी से पढ़िए एकदम अच्छे से और हमें बताइए। देखिए लिखा हुआ है वे जातियां जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं उसे कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं भाई, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं उसे कहा जाता है सिबलिंग, सिम्पैट्रिक, एलोपैट्रिक और नियोपैट्रिक। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर जो 24 है, उस 24 का जो आंसर होगा वो क्या है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, एलोपैट्रिक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है यदि पृथ्वी के वातावरण में CO2 नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान होता है। भाई पृथ्वी के वातावरण में CO2 नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान होता वर्तमान तापमान से अधिक, वर्तमान तापमान से कम, समान ही रहता। वातावरण में उपस्थिति O2 की मात्रा पर निर्भर करता है। तो 25 का जो आंसर होगा जल्दी से बताइए। इसका जो आंसर होगा ये वर्तमान तापमान से कम, समझ रहे हैं, वर्तमान तापमान से कम हो जाएगा यदि CO2 नहीं होता। पृथ्वी के वातावरण में CO2 नहीं होता तो वर्तमान तापमान से यह कम होता इसका तापमान, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 पर जीवित जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है। 26 क्वेश्चन नंबर 26 पर हम लोग चले आए और इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया गया है। जीवित जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है जीवित जीवों की उत्पत्ति की व्याख्या करना, जीवित जीवों के विकास को ट्रेस करना, जीवित जीवों का नामकरण करना और अज्ञात जीवों की पहचान करना। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। तो जीवित जीवों के वर्गीकरण का मुख्य जो उद्देश्य है, इसका जो आंसर डी है यह इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है इसका जो राइट आंसर है डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है एक वर्गीकरण का निकाय जिसमें गुणों की बड़ी संख्या को लिया जाता है वह है, भाई एक वर्गीकरण का निकाय जिसमें गुणों की बड़ी संख्या को लिया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो पहला एक कृत्रिम निकाय, दूसरा सिंथेटिक निकाय और तीसरा प्राकृतिक निकाय और चौथा जो होता है जाति वृत्तीय निकाय। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 27 है इसका क्या आंसर बनेगा जल्दी से बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 27 का, तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर है वह सी होगा। सी आंसर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्राकृतिक निकाय, यह आपका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर जो चौथा है, जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक किसने लिखी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक किसने लिखी थी। वेसी, हचिंसन, एंगलर तथा प्रांतल, बेंथम तथा हुकर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा वह ध्यान से देखिए, इसका आंसर जो है यह हचिंसन को जाता है। यह हचिंसन नामक वैज्ञानिक ने जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक लिखी थी। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, सभी जीवित तंत्रों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। जितने भी जीवधारी हैं उनके सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है तो वो क्या है भाई। O2 का प्रयोग कर ऊर्जा उत्पादन करना, आनुवांशिक सूचना का प्रतिलिपिकरण करना, युग्मकों का उत्पादन करना, सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग उपापचयी क्रियाओं के लिए करना। तो देखो भैया, इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आंसर है वह सबसे सटीक जो आंसर है यह आपका जाता है आनुवांशिक सूचना का प्रतिलिपिकरण करना। ये इस क्वेश्चन का सबसे सटीक जवाब है, ठीक है।
आनुवांशिक सूचना का प्रतिलिपिकरण करना, यह जो है आपका सभी जीवित तंत्रों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों के सामने आपेक्षिक जैविक प्रभाविता, आरबीई इसे कहते हैं इंग्लिश। अब देखिए, से अभिप्राय उन क्षतियों से है जो होता है। 4 ऑप्शन है। ठीक है, देखिए क्या क्या दिया है। कम ताप द्वारा, उच्च ताप द्वारा, एनसेफेलाइटिस द्वारा, विकिरण द्वारा। तो ये जो है आपेक्षिक जैविक प्रभाविता से अभिप्राय उन क्षतियों से है जो होता है। भाई क्षति की बात आई तो विकिरण को मारेंगे। विकिरण जो होता है, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, उससे ज़्यादा क्षति होती है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, फोटोलिथोट्रॉप्स के लिए क्या सत्य है? फोटोलिथोट्रॉप्स के लिए क्या सत्य है? 4 ऑप्शन दिया गया है। ये विकिरणों से ऊर्जा तथा कार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। ये विकिरणों से ऊर्जा तथा कार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। कार्बनिक यौगिकों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अकार्बनिक यौगिकों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो 31 का जो ऑप्शन जो जा रहा है, यह आंसर नंबर बी को जाएगा। अभी अभी ज़्यादा आंसर, इसका संभावित आंसर जो है ये आपका होगा, ये जो है ये विकिरण से ऊर्जा तथा अकार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। तो ये आपका आंसर रहा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। देखिए, छोटा लेकिन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, सबसे मजेदार क्वेश्चन। पृथ्वी पर प्रथम जीव थे। पृथ्वी पर सबसे पहले जो जीव थे, साइनोबैक्टीरियम, रसायन परपोषी, स्वपोषी और प्रकाश स्वपोषी। तो भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर है, बी आंसर इसका जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर जो जाएगा वह ठीक हो जाता है। रसायन परपोषी थे। पृथ्वी पर जो प्रथम जीव थे वो रसायन परपोषी थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, वंश की तुलना में कौन सा लक्षण कम सामान्य है? वंश की तुलना में कौन सा लक्षण जो है कम सामान्य है? भाई वंश की तुलना में, तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है, जाति, प्रभाग, वर्ग और कुल। तो इसमें जो 33 का जो आंसर होगा वह जाति को माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, पढ़िए। 5 संघीय वर्गीकृत का मुख्य आधार क्या है? 5 संघीय वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया है केंद्रक की संरचना, दूसरा पोषण की प्रकृति, तीसरा कोशिका भित्ति की संरचना और चौथा अलैंगिक प्रजनन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 34 है उसका ऑप्शन जो जाएगा वह पोषण की प्रकृति आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, एक जाति के जीवों के लिए क्या सत्य है? एक जाति के जीवों के लिए भाई क्या सत्य है? 35, एक ही निकेतन में रहते हैं, एक आवास में रहते हैं, आपसी सहप्रवास और विभिन्न आवासों में रहते हैं। तो भाई 35 का जो आंसर होगा वह सबसे सटीक जो है वह सी को माना जाएगा, आपसी सहप्रवास। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36, ध्यान से पढ़ेंगे। वे जीवधारी जो अपचयनित अकार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं कहलाते हैं? प्रकाश स्वपोषी, रसायन स्वपोषी, मृतभोजी, मल विषमभोजी। एक बार फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन। वे जीवधारी जो अपचयनित अकार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं कहलाते हैं? तो इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन है, प्रकाश स्वपोषी, रसायन स्वपोषी और मृतभोजी और मल विषमभोजी। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? 35 का जो आंसर होगा, 36 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर होगा वो जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह बी आंसर होगा, रसायन स्वपोषी। रसायन स्वपोषी इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, फिनेटिक वर्गीकरण निम्न में से किस पर आधारित है? फिनेटिक वर्गीकरण निम्न में से किस पर आधारित है? लैंगिक लक्षणों पर, जीवित जीवों के पूर्वजों की लाइनेज पर, जीवित जीवों के बाह्य लक्षणों पर, डीएनए के लक्षणों पर आधारित डोंडोग्राम पर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 37 का जो ऑप्शन है यह आपका होगा, ए को राइट माना जाएगा, लैंगिक लक्षणों पर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 जो है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। जैव वर्गीकी का मुख्य उद्देश्य है। तो भैया कौन कौन सा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कोशिकीय लक्षण के आधार पर जीवों की पहचान तथा वर्गीकरण में उसका स्थान, बाह्य संरचना के लक्षणों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, जीवों के विभिन्न टेक्सा की सीमा निर्धारित करना तथा उनके बीच संबंध स्थापित करना, और डी जो है जीवों का वर्गीकरण जैव विकास के इतिहास के आधार पर और अध्ययन के सभी क्षेत्रों के पैरामीटर पर। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो है सबसे सटीक जो आंसर माना जाएगा वह आपका डी आंसर इज द राइट आंसर होगा।
डी आंसर इज द राइट आंसर। जीवों का वर्गीकरण जैव विकास के इतिहास के आधार पर और अध्ययन के सभी क्षेत्रों के पैरामीटर पर इसको किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 39 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा मेरे दोस्तों, जाति को कहा जा सकता है, जाति को कहा जा सकता है वर्गीकरण की वास्तविक इकाई जो टेक्सोनोमिस्टोनिडी, दूसरा वास्तविक मूल वर्गीकरण की इकाई, तीसरा वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, चौथा मानव के दिमाग की पूरी कल्पना जिसे ठीक करने से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। 39 का जल्दी से ऑप्शन बताइए। 39 का जो ऑप्शन होगा उस ऑप्शन को आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए 39 का जो ऑप्शन होगा सी जो है राइट आंसर जो है, वर्गीकरण की सबसे जो छोटी इकाई होती है जात, इसी को कहा जा सकता है, जात को कहा जा सकता है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई। दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे जो बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं जैसे मांस तथा फर्म को क्या कहते हैं? जल्दी से हमें बताइए, चार ऑप्शन है। देखो चारों ऑप्शनों में पौधे जो बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं जैसे मांस तथा फर्म को क्या कहते हैं? थैलेफाइट कहते हैं, क्रिप्टोगेम्स कहते हैं, ब्रायोफाइट या स्फेरोफाइटा। तो चारों ऑप्शनों में जल्दी से बताइए भाई कि इनका जो है कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा क्वेश्चन नंबर 40 का। तो देखो पौधे जो बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं जैसे मांस तथा फर्म को स्पोरोफाइटा में रखा गया है, इन्हें स्फेरोफाइटा कहते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 के चार ऑप्शन फटाक से। क्वेश्चन नंबर 41 के चार ऑप्शन जो होंगे, आवृतबीजी में मुख्य रूप से पौधे प्रभावित होते हैं क्योंकि चार ऑप्शन है इसमें। इसमें विभिन्न आवासों में अनुकूलन की क्षमता होती है, इनमें बहुत अधिक संख्या में बीज उत्पन्न करने के गुण होते हैं, इनमें स्वपरागण के गुण होते हैं, मानव द्वारा उगाए जाने के कारण ऐसा है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर है जल्दी से आप लोग बताइए कि कौन सा आंसर जो होगा इसका सटीक आंसर माना जा सकता है। तो भैया मेरे सबसे सटीक आंसर जो इसका माना जाएगा, इसमें विभिन्न आवासों में अनुकूलन की जो क्षमता होती है इस आधार पर इनका आवृत्ति बीजी में मुख्य रूप से पौधे प्रभावित होते हैं, इनमें जो होता है विभिन्न आवासों में अनुकूलन की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। एक ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों। चलो क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। निम्न में से कौन एक प्रजाति के लिए सत्य नहीं है? भाई यहाँ नकारात्मक क्वेश्चन दे दिया गया है, यानी कि 3 सही होंगे और जो गलत होगा उसी को ढूंढना होगा। तो आओ देखो भैया, प्रजाति के लिए खोजते हैं कौन सा गलत है। देखिए, एक प्रजाति के सदस्यों में अंत प्रजनन हो सकता है, एक प्रजाति की आबादी में जीन प्रभाव नहीं होता है, प्रत्येक प्रजाति अन्य प्रजाति से प्रजनात्मक रूप से पृथक होता है, एक प्रजाति के सदस्यों के बीच विभिन्नताएं होती हैं, जैविक घटना। तो ये विभिन्नताएं होती हैं भाई। अब बताइए कि इन तीनों में से, चारों में से कौन सा जो है सत्य नहीं है? तो 42 का जो आंसर होगा यह बी जो है, इसका बी जो है राइट आंसर माना जा रहा है। ये देखिए बी जो है राइट आंसर है। एक प्रजाति की आबादी में जीन प्रवाह नहीं होता भाई, जीन प्रवाह होता है और यही तो निगेटिव था, समझ रहे हैं? तो इसीलिए ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, जैविक घटना किस स्तर से प्रारंभ होता है? जो जैविक घटना होती है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, उसका स्तर भी होता होगा, लेवल भी होता होगा, उसके आधार पर ही पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन क्वेश्चन दिया है। ए उप सूक्ष्मदर्शीय आणविक स्तर, बी कोशिकीय स्तर, सी जीव स्तर और चौथा जो है परमाणु स्तर। तो देखिए मेरे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 143 का जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से जल्दी बताइए। ठीक है, आप लोगों का ऑप्शन क्या होगा हम तो बता ही देंगे भाई, आंसर शीट लेकर बैठे हैं। आओ देखो इसका मेरे भाइयों जो सही आंसर होगा, ठीक है ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 143 का जो आंसर है वह ये है भाई। अब देखो मैच करो अपने क्वेश्चन से, अपने उत्तर से। उप सूक्ष्मदर्शी आणविक स्तर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, सजीव जीवों को निर्जीव वस्तुओं से निरपवाद रूप में उनकी किस क्षमता के आधार पर अलग पहचाना जा सकता है? ए स्पर्श के लिए संवेदनशीलता, बी पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया एवं प्रगतिशीलता का विकास, सी जनन और डी जो है वृद्धि एवं गत। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो ऑप्शन होगा, एक बार फिर से 44 पढ़ लीजिए। सजीव जीवों को निर्जीव वस्तुओं से निरपवाद रूप में उसकी किस क्षमता के आधार पर अलग पहचाना जा सकता है? 4 ऑप्शन, स्पर्श के लिए संवेदनशीलता, पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया एवं प्रगतिशीलता का विकास और सी जो है जनन और डी जो है वृद्धि एवं गति। तो चलिए भाई देखो इसका जो है हम आंसर जो है हमारे पास है वह है सी ऑप्शन, जनन। जनन इसका राइट आंसर है भाई। अगले क्वेश्चन पर हम लोग लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। वाह, आईसीबीएन का पूरा नाम क्या है भाई? चलो लगाओ
जल्दी से ठोको ऑप्शन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 45, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो मेरे भाइयों, दोस्तों और साथियों, क्वेश्चन नंबर 45 आईसीबीएन का फुल फॉर्म। पहला दिया है इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, दूसरा इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, तीसरा इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, और चौथा जो है इंडियन कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो सबसे पहले उन ऑप्शनों को आप लोग छाट दीजिए जिन ऑप्शन में इंडियन लगा है, यानी कि ए और डी गया, बी और सी में कोई आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए बी में इंटरनेशनल लिखा हुआ है और सी में इंटरनेशनल लिखा हुआ है, यानी कि ये सी जो है यहीं से कट जाएगा। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आप लोगों का बी जो है आंसर हो जाएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, बीज स्वभाव के विकास में निम्नलिखित में से कौन सी एक चीज महत्वपूर्ण मानी जाती है भैया? बीज स्वभाव के विकास में निम्नलिखित में से कौन सी एक चीज महत्वपूर्ण मानी जाती है? जल्दी बताइए। विषम बीजाणुता, स्वच्छंद जीवी युग्मकोद्भिद, आश्रित बीजाणुता, अगुणितकी जीवन चक्र। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए, इसका जो आंसर होगा वह विषम बीजाणुता को माना जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 कौन सा है भाई? देखते हैं, पढ़ते हैं, मिलाते हैं, सोचते हैं और आंसर मारते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी अपनी विशिष्ट नाम से दी गई वर्गीकरण श्रेणी से सही मिलाया गया है? पहला बाघ टाइग्रिस जो एक स्पीसीज है, दूसरा कटल फिश मोलस्का जो एक क्लास है, सी मानव प्राइमेट्स जो एक फैमिली है, और डी घरेलू मक्खी मस्का जो एक ऑर्डर है। तो भैया 47 का कौन सा ऑप्शन है? तो ये ऑप्शन जो है आपका ए जो है ऑप्शन बाघ टाइग्रिस जो एक स्पीसीज है। ठीक है, ये आंसर आपका ए जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है 48। देखिए क्वेश्चन को बहुत ही सटीकता से, जो भी क्वेश्चन है उनका जो है बहुत ही मतलब इसमें शुद्धता बरती गई है। ठीक है, फिर भी जहाँ तक 100% शुद्धता है इसमें, लेकिन कहीं से अगर गलती हो रही है, ठीक है, तो उसको भी आप लोग अपने हिसाब से हर क्वेश्चन को मतलब चेक करके ही, ठीक है, आप लोग आंसर मारिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 48 पर। निम्नलिखित में से वह कौन सा एक पहलू है जो मात्र सजीव वस्तुओं में ही होना पाया जाता है? ठीक है, 4 ऑप्शन है भैया। निम्नलिखित में से वो कौन सा एक पहलू है जो मात्र सजीव वस्तुओं में ही होना पाया जाता है? वैसे तो आइए देखते हैं सजीव वस्तुओं में क्या होना पाया जाता है। पृथक की गई उपापचयी क्रियाएं पात्रे हुए करती हैं। विषहत में होने वाली वृद्धि केवल भीतर से ही होती है। पर्यावरण में होने वाली घटनाओं की अनुभूति एवं उसकी स्मृति, और डी सहत में होने वाली वृद्धि पदार्थ की सतह और भीतर से भी दोनों प्रकार से होने वाले संचय होती है। तो 48 का जो ऑप्शन है भैया, सबसे सटीक ऑप्शन जो है सी ऑप्शन जो है सबसे सटीक माना जाता है। ये दिया गया है पर्यावरण में होने वाली घटनाओं की अनुभूति एवं उसकी स्मृति। यहाँ पे स्मृति लिखा हुआ है, इसे स्मृति कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो दिया है, निम्नलिखित में से किस एक जीव का सही वैज्ञानिक नाम जो नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार सही छापा गया है, जिसका सही वर्णन भी किया गया है, कौन सा है भैया? पहला क्वेश्चन दिया है मस्का डोमेस्टिका, घरेलू सामान्य घरेलू छिपकली एक सरीसृप। तो ये पहले ही ऑप्शन गलत है। प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम एक प्रोटोजोआन रोगजनक जिसे सर्वाधिक गंभीर प्रकार का मलेरिया होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला कोई क्वेश्चन है फेलिस टिग्रिस भारतीय बाघ गिर जंगलों में भली भांति सुरक्षित है। तो भैया जंगल में कोई सुरक्षित। अच्छा अगला क्वेश्चन, ई कोली पूरा नाम, ठीक है, इथेमोइबा कोली एक प्रोटोजोअन रोगजनक जिसे सर्वाधिक गंभीर प्रकार का मलेरिया होता है। तो भाई ई कोलाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ई कोलाई का एंथेमोबिया दिया गया है, ठीक है, जो इस्टीरियम कोलाई होता है। ठीक है, तो ये भी कट जाएगा, ठीक है, और ये सी भी कट जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो आपका बी आंसर जो होगा, ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एक प्रोटोजोआन रोगजनक जिसे सर्वाधिक गंभीर प्रकार का मलेरिया होता है। तो 49 का जो बी ऑप्शन है यह राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। मेरे भाइयों 50 पर पहुंचाएं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान दीजिए। वानस्पतिक उद्यान संदर्भ के लिए जीवित पादपों का संग्रहण है। संग्रहालय पादपों और जंतुओं की तस्वीरों का संग्रहण है। कुंजी नमूनों को पहचानने के लिए एक वर्गीकृत सहायता है। पादप
पालय में शुष्कीकृत प्रेस किए गए परिरक्षित पादप नमूने होते हैं। देखो भाई एक बार फिर से पढ़ते हैं, इसमें सही नहीं है, नकारात्मक पूछा है, तो ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है, ठीक है। इसके 4 ऑप्शन है। इसमें देखिए, पहला वानस्पतिक उद्यान संदर्भ के लिए जीवित पादपों का संग्रहण है, दूसरा संग्रहालय पादपों और जंतुओं की तस्वीरों का संग्रहण है, तीसरा कुंजी नमूनों की पहचान के लिए एक वर्गीकृत सहायता है, और डी जो है पादपालय में शुष्कीकृत प्रेस किए गए परिरक्षित पादप नमूने होते हैं। तो इसका जो आंसर है वह 50 का जो है बी आंसर इज द राइट आंसर है। बी आंसर जो है इज द राइट आंसर है। यह संग्रहालय पादपों और जंतुओं की तस्वीरों का संग्रहण है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का सही है। अब देखिए मात्र 2 क्वेश्चन बचा है, ठीक है, फटाक से आ जाइए। नाम पद्धति कुछ विशेष सार्वजनिक मान्य नियमों द्वारा दिया होता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन नाम पद्धति नियम के विरुद्ध है? भाई देखिए इसमें जो दिया गया है, ठीक है, नाम जो पद्धति है, ठीक है, तो कोई एक ऐसा कथन होगा जो उसका विरोध करता होगा, ठीक है। तो देखिए पहला दिया जैविक नाम को किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का, ठीक है, जैविक नाम को किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है, तो भैया यही तो विरोध है, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है, ठीक है, यही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई किसी भी भाषा में हम नहीं लिख सकते, क्योंकि इंटरनेशनल कुछ भाषाएं हैं, ठीक है, उनके आधार पर हम लोग लिखते हैं। तो यही पहला ये आंसर आपका निगेटिव था, और यही आपका आंसर जो हो जाएगा आंसर के रूप में। और सबसे अहम सवाल, बड़े आकार के जंतुओं के मुकाबले छोटे आकार के जंतुओं के लिए पहाड़ी पर चढ़ना आसान होता है, क्योंकि छोटा शरीर के भार के ऊपर ले जाना अपेक्षाकृत आसान होता है। छोटा आकार वाले पशुओं का उपापचयी दर अपेक्षाकृत अधिक होता है। छोटे आकार के जंतुओं की O2 की आवश्यकता अपेक्षाकृत कम होती है। छोटे जंतुओं के मुकाबले बड़े जंतुओं की पेशियों की कार्यक्षमता कम होती है। तो देखिए जो इसमें क्वेश्चन नंबर जो है, ठीक है, सबसे जो चढ़ना आसान होता है, छोटे शरीर के जो भार को ऊपर ले जाना अपेक्षाकृत आसान होता है, ठीक है। तो ये जो है छोटा शरीर का जो भार है, ठीक है, इसी को ऊपर ले जाना जो है आसान होता है। तो ये हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों और साथियों, आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को देखिए और बताइए कि कितना क्वेश्चन आप लोगों ने किया है। यदि सारे क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को भूल सकते हैं। यदि नहीं किए हैं तो बार बार हफ्ते में 10 दिन पर 15 दिन पर अपने आप को आंकिए कि क्या हमने कितना किया है और हमारा क्या टारगेट है और कितने क्वेश्चन हम हल कर पा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके क्वेश्चन सही होंगे तो उतनी ही आप निखरेंगे। तो हम अब आप लोगों से अलविदा लेना चाहते हैं। नमस्कार।